नमस्कार, मैं निहारिका भट्ट और मैं कुमार श्री पापड़ीवाल आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान संस्कृत अकादमी एवं विश्व गुरुदीप आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में माघ महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन में आप सबका स्वागत करते हैं। इस परिचर्चा का विषय है संस्कृत संस्कृति संस्कार के आलोक में नारी की सार्वभौमिक सत्ता, महत्ता और गुणवत्ता। यहाँ पर विराजमान सभी आदरणीय विशिष्ट अतिथिगण को हमारा सादर नमस्कार। अतुलम तत्र ततेजः सर्वदेव शशिरजम एकस्तम तदभुन्नारी व्याप्त लोकत्रयम तुषा। अर्थात सभी देवताओं से उत्पन्न हुआ और तीनों लोक में व्याप्त वह अतुल्य तेज जब एकत्रित हुआ तब जाकर वो नारी बना। भारतीय शास्त्र का मत है इस संसार की सर्वोत्तम ऊर्जाएं जैसे सृजनकर्ता ब्रह्मा, संचार के संचालक विष्णु और संहारकर्ता महेश भी मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां पार्वती के बगैर अधूरे ही माने जाते हैं। इतिहास गवाह है कि नारी का योगदान समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह न केवल एक गृहिणी अपितु एक गुरु, एक नायिका और एक प्रशासक के रूप में स्थापित हुई है। इसी कारण आज राजस्थान संस्कृत अकादमी एवं विश्व गुरुद्वीप आश्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृत संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसी उपलक्ष्य में आए हुए सभी अतिथिगणों को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। मैं स्थान ग्रहण के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच में पधारी हमारे मुख्य अध्यक्ष प्रोफेसर ईनाजी शास्त्री मंच पर पधारे। श्रीमान पंकज जी ओझा साहब, संयुक्त शासन सचिव कला एवं संस्कृति विभाग, मैं आपसे अनुरोध करूंगी मंच पर पधारें। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद श्रीमान संजय जी झाला साहब और हमें आशीर्वाद प्रदान करने आए महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर जी स्वामी का मैं सभी से अनुरोध करूंगी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें और स्वामी जी मंच पर पधारें। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वाइस चेयरमैन ऑफ GIT शिवानी जी कंदोई मंच पर पधारें। CEO ऑफ GIT नमन जी कंदोई मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। स्कूल प्रिंसिपल ऑफ GIT ईश्वर जी मंच पर पधारें। मैं निहारिका और कुमार श्री से मैं अनुरोध करूंगी कि मंच पर आएं और कंपेयरिंग करें। हम सभी अतिथिगणों से निवेदन करेंगे कि वह आकर दीप प्रज्वलन करें। दीपज्योति परम ज्योति दीपज्योति जनार्दनः। सभी विशिष्ट वक्ताओं से अनुरोध है कि वो मंच पर आके दीप प्रज्वलन में अपना योगदान दें। दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदः द्वेष बुद्धि विनाशाय
आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते परम ज्योति दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोस्तुते शुभं कर मेरा अनुरोध है कि महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर महाराज जी विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान पधारें और आशय वचन देकर हम सबका मनोबल बढ़ाएं। ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीपम सर्वे मोहनम दीपम सजते सर्वम संध्या दीपम सरस्वत्यम। हमारे गुरुदेव को विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी माशरणपुरी जी को प्रणाम करते हुए आप सब जो अतिथिगण जो है गुरुजन ऋषिकाय जो है मैं सबको नमन करता हूँ। भाई बहनों छात्रों छात्र आज इंटरनेशनल वुमेंस डे यहाँ बनाई जाती है और मैं केवल आपको क्योंकि मैं मूलतः यूरोप से हूँ क्रोएशिया देश से हूँ तो मैं थोड़ा सा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये मुझे मालूम है कि ये कार्यक्रम बहुत भव्य होगा क्योंकि इतने लोगों को इतने गुरुओं को आपने बुलाया कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है। जैसे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध शब्द है अनटचेबल्स, ठीक है। अनटचेबल भारत में क्या मतलब का है कि छुआछूत, जिसको आप टच न कर सकते और अगर वो आपको टच कर रहे वो आपको उसको स्नान करना पड़ता है। ये अनटचेबल्स क्या कहलाता है। यूरोप में अनटचेबल्स माने इतना पैसे वाला इतना शक्तिशाली आदमी आप उसको छू नहीं सकते। ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो गया। भारत में अनटचेबल्स बिल्कुल उल्टा है, यूरोप में बिल्कुल उल्टा है। यूरोप में हम राइट्स मानते हैं, हमारा राइट है, दिस इज माय राइट, फिर मैं कानून के तौर पर बताऊंगी ये हमारा राइट है। भारत में राइट के साथ ड्यूटी भी लगाई है जो गांधी जी ने बहुत प्रसिद्ध किया। भारत में ड्यूटी एंड राइट्स। और तीसरा जो है कि विमेन, हमको मालूम है कि हम विमेन की इक्वालिटी के लिए बात करेंगे। इतना भव्य कॉलेज में हमारा स्वागत हो गया और आप सब लोग पढ़ते हैं। उठान कैसे होगा? उठान केवल एक ही रूप से होता है, एजुकेशन से। तो एजुकेशन जो हमारा है भारत में, आपको शायद मालूम नहीं होगा, मालूम है कि वेद है, लेकिन मालूम है आप लोगों को कि वेद में 27 ऋषिकाएं थी। वेद में 27 महिलाएं वेद मंत्र लिख है, 27, जैसे अदिति, इंद्राणी, उर्मिला, उर्वशी, गोदा, लोपमुद्रा, बहुत सारे हैं। तो क्या हुआ, जैसे स्त्रियों को मना कर दिया कि आप वेद मंत्र बोल नहीं सकते, आप वेद में कुछ कर नहीं सकते, तो वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया। लोग संस्कृत बोलते हैं। वो प्रूवन फैक्ट जो मैं बता रहा हूं वो लोगों ने प्रूफ किया कि जैसे
फिर लेडीज के ऊपर आरोप आ गया कि आप संस्कृत नहीं बोलोगे, आप केवल लोकल भाषा जो है वो ही बोलोगे। परिणाम क्या निकला? संस्कृत ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, क्योंकि अगर आप घर पे बच्चों से बातचीत कर रहे, किससे बातचीत कर रहे? लोकल भाषा से बातचीत कर रहे, चाहे अवधी, ब्रिज, राजस्थानी, कोई भी भाषा से आप बोल करेंगे, संस्कृत से नहीं बोलेंगे, तो संस्कृत किसके लिए रह गया? पंडितों के लिए। इसलिए जो अभी ये कार्यक्रम जो यहाँ है, क्योंकि जो भारत में 5000 साल की इतिहास जो है, और वो मिनिमम बता रहा हूं 5000, मिनिमम 5000, क्योंकि वेद तो मान गया कि 6000 ईसा पूर्व में है, तो अभी 8000 हो गया, तो हम 8000 साल मानते, और वो बाकी काल्पों में, मैं युगों में नहीं जाऊंगा। तो इस हिसाब से भारत में सब कुछ है, और भारत को चलाने वाले स्त्री तो है, ऋषि मुनि है, लेकिन ऋषि मुनि में ऋषिका भी आती है। तो लोगों ने क्या बताया कि जो भी, इसके ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये विमेंस डे है, बोलने वाले बहुत हैं, तो मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग आगे, आप लोग हमको बुला दिए, और बहुत बहुत भव्य कार्यक्रम मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि बोलने वाले बहुत ज्ञानी लोग हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लोग चर्चा करें कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि 8 मार्च तो यूरोप से आया, और यहाँ की 8 मार्च मतलब यहाँ की विमेंस इक्वालिटी का क्या मतलब है, और विमेंस की इक्वालिटी जरूर चाहिए। इस शब्द के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और इस कार्यक्रम का शुभारंभ है। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर दीक्षिता पापड़ीवाल जी, संस्थापक सदस्य करुणा फाउंडेशन को आमंत्रण करूंगी कि वह आकर स्वागत उद्बोधन दें। सुप्रभात और महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अतिथि सत्कार के बिना हर अरदास अधूरी है। अतिथि वह फरिश्ते हैं जिनके आने से हर आस पूरी होती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान संस्कृत अकादमी, कला एवं संस्कृत विभाग एवं विश्व गुरुदीप आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में माघ महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी पर हम विराजमान यहाँ पर सभी प्रबुद्ध, सम्मानित और विशिष्ट अतिथिगण को मेरा हार्दिक स्वागत। स्वागत की कड़ी में मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी हमारे बीच मौजूद हमारे अध्यक्ष श्रीमती ईना जी शास्त्री, कुलपति वनस्थली विद्यापीठ, जो हमारे बीच पधारी हैं। हमने उनसे अनुग्रह किया और उन्होंने हमारा अनुग्रह स्वीकार किया। इसके लिए मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच में श्रीमान पंकज जी ओझा साहब पधारे हुए हैं। पंकज सर कोई औपचारिक परिचय के मोहताज नहीं है, उनको हम सब जानते हैं। उनके समाज के प्रति अंतहीन योगदान को हम कैसे भूल सकते हैं। हमारे बीच में रचनात्मक और ज्ञान को मजबूत करने ओजस्वी वक्ता संस्कृत विद्वान श्रीमान संजय जी झाला साहब मौजूद हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत की कड़ी में हमारे को अभी आशीर्वचन प्रदान किया महामंडलेश्वर विश्व गुरुदीप आश्रम स्वामी जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। जीआईटी कॉलेज के प्रबंधक समिति चेयरमैन, वाइस चेयरमैन श्रीमान शिवानी जी कंदोई, जो मेरी बड़ी बहन, मेरी भाभी सब कुछ हैं, और उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सीईओ श्रीमान नमन जी कंदोई, जिनकी वजह से आज हमें ये भव्य प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। कॉलेज प्रिंसिपल ईश्वर जी और सभी शिक्षाविद जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में हर संभव प्रयास और योगदान दिया, मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत की कड़ी में हमारे बीच में मौजूद ओजस्वी युवा पीढ़ी,
हम उनको नहीं भूल सकते। आपके बिना तो ये कार्यक्रम असंभव था। आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक आभार और स्वागत करती हूँ। मेरे सह संयोजक आलोक जी शर्मा, जिन्हों इंडिया टीवी के इंडिया प्रेस जो मैगजीन है उनके एडिटर हैं, उनके भी मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही में पूर्वा भट्ट, निहारिका, कुमार श्री, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हर संभव प्रयास किया। आप सब यहाँ पधारे, उसका बहुत बहुत स्वागत। हम मेरे अनुरोध पे राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे सभी मुख्य वक्तागण, मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर जागृति जी उपाध्याय हमारे बीच में, करणी कृपा संस्थान की संस्थापक करिश्मा जी हाड़ा पधार चुकी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वो मंच पर पधारें। तालियां बजा के जोर से स्वागत किया जाए। विशिष्ट वक्तागण में हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर जागृति उपाध्याय जी, डॉक्टर मेघना शर्मा, डॉक्टर लीना सक्करवाल, डॉक्टर सीमा अग्रवाल, डॉक्टर रेखा शर्मा, डॉक्टर श्रीमती हेमलता शर्मा। मैं इन सब का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों का अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि आज हम सब बैठे हैं विशिष्ट वक्ताओं को सुनने के लिए, हमारी कुलपति जी को सुनने के लिए, पंकज सर को सुनने के लिए। हमारे बीच में पूर्व मेयर श्रीमती ज्योति जी खंडेलवाल भी पधार चुकी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी वो मंच पर पधारें। और अपना स्थान ग्रहण करें। ज्योति जी हमारे बीच में पधारी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये मेरी मित्र भी हैं, ये मेरी बहन भी है, मैं जो बोलूँ आप यहाँ पधारे अपना समय निकाल के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्कृति ने हमेशा नारी को सम्माननीय रूप में देखा है और ये आज हम देख रहे हैं कि संजय सर ने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया और मुझे ये दायित्व सौंपा कि इस प्रोग्राम को आज वुमेन ओरिएंटेड बना जाए और राजस्थान की प्रबुद्ध महिलाओं को बुलाया जाए, जिससे हम उनके व्यक्तित्व को सुन सकें और एक ऐसा सारगर्भित टेक्स्ट तैयार कर सकें जो आने वाली पीढ़ी याद रखे। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे इस कार्यक्रम का संयोजक बनाने का आभार व्यक्त किया। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुली नींद में तुम्हें प्रकृति पत्थर बनना है। अपने को कमजोर ना समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आगा, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। दुर्गा हो तुम, लक्ष्मी हो तुम, सरस्वती सीता हो तुम, सत्य मार्ग दिखलाने वाली रामायण हो गीता हो तुम। रूढ़ी विषमताओं के बंधन को तोड़ तुम्हें आगे बढ़ना है, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। मैं सुनिश्चित करती हूँ कि यह संगोष्ठी बहुत लाभप्रद होगी और कुछ घंटे आप में से हर के लिए एक सुखद फलदायी होगी। जय हिंद, जय भारत। अब हम सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं और भट्टराजा सदाशिव फाउंडेशन एवं करुणा संस्थान स्मृति चिन्ह एवं माल्य अर्पण द्वारा स्वागत करना चाहते हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान नमन कंदोई जी, CEO GIT से, कि वह आकर पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी जी ज्ञानेश्वर पुरी जी का माल्य अर्पण द्वारा स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर दीक्षिता पापड़ीवाल जी को आमंत्रित करूंगी कि वह डॉक्टर रीना शास्त्री जी को कुलपति वनस्थली विद्यापीठ का माल्य अर्पण द्वारा स्वागत करें।
अब मैं डॉक्टर दीक्षिता पापड़ीवाल जी से पुनः निवेदन करूंगी कि वह माननीय ज्योति खंडेलवाल जी पूर्व मेयर एवं व्यापार बोर्ड सदस्य का माल्य अर्पण कर स्वागत करें। अब श्रीमती शिवानी कंदोई जी वाइस चेयरमैन जीआईटी से निवेदन करूंगा कि वो श्रीमान संजय झाला जी का निर्देशक राजस्थान संस्कृत अकादमी का माल्य अर्पण द्वारा स्वागत करें। अब मैं आलोक शर्मा जी नेशनल एडिटर इंडिया हेल्थ को आमंत्रित करूंगा कि वह पंकज ओझा जी प्रशासनिक अधिकारी का माल्य अर्पण द्वारा स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर दीक्षिता पापड़ीवाल जी से अनुरोध करूंगी कि वह श्रीमती शिवानी कंदोई जी का माला अर्पण द्वारा स्वागत करें। अब मैं कार्यक्रम सह संयोजक सुश्री पूर्वा भट्ट जी, रिसर्च स्कॉलर, मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्थापक सदस्य, भट्ट राजा सदाशिव फाउंडेशन से निवेदन करूंगी कि वह श्रीमती करिश्मा हाडा जी का माला अर्पण द्वारा स्वागत करें। अब मैं आलोक शर्मा जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वो स्कूल प्रिंसिपल ईश्वर जी का माला अर्पण द्वारा स्वागत करें। आलोक जी, संजय जी का भी माला अर्पण द्वारा स्वागत किया जाए। अब मैं श्री पंकज ओझा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना विशिष्ट उद्बोधन प्रस्तुत करें। सम्मानित मंच और मंच पे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हीना शास्त्री जी, पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और ख्यातनाम साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय जगत के हस्ताक्षर संजय झाला जी और भी सभी गणमान्य अतिथिगण, सामने विराजित हमारे आज कॉलेज के विद्यार्थी और पधारे हुए सभी स्वजन और हम सबके सिरमौर स्वामी जी जो हमारे बीच विराज रहे हैं और हमें सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले सभी नारी शक्ति, मातृशक्ति को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि मेरे कभी भी ये समझ से परे है और समझ आया भी नहीं कि महिला दिवस मनाने की ज़रूरत कहाँ से आई। ये पश्चिम के प्रोपोगंडे में हम फंस कहाँ गए, क्योंकि मेरा तो दिन ही कभी शुरू नहीं हुआ जब माँ का आशीर्वाद नहीं लिया हो, और घर में एंटर होता हूँ तो माँ का आशीर्वाद लेता हूँ। दो छोटी छोटी बेटियाँ हैं, उनके पाँव छूने पर जो सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देती है तो मुझे मज़ा आ जाता है। दादी नानी ने
बड़ा किया, ढेर सारी कहानियाँ ऐसी सुनाते सुनाते कि आज भी मानस पटल पे है। तो शरीर के हर रोम रोम जर्रे जर्रे में मुझे तो कहीं ना कहीं किसी नारी की ममता महसूस होती है। हमारे बीच अभी वर्तमान मेयर मुनेश जी पधार गई हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत कर देता हूं। सभागार में विराजे हुई जो भी मेरी बहनें हैं, युवा, मैं चाहता हूं आप 5 मिनट कंसंट्रेट कर लें। मैं आप लोगों के बीच आज वो चीज़ें शेयर करना चाहता हूं जो आमतौर पर महिला दिवस, नारी दिवस जो मनाते हैं बहुत ही औपचारिक हो जाती है, और जो चीज़ें आप तक पहुंचनी चाहिए थी वो क्यों नहीं पहुंची और क्यों रोका गया, उनको आज मैं चर्चा करने की कोशिश करता हूं। वैदिक काल की बात करें तो महिलाओं को सारे अधिकार थे, यज्ञ में बराबर बैठती थी, घर में बराबर शासन सत्ता थी, वेदों के उपनिषदों के खूब मंत्र उन्होंने रचे, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा। वर्तमान की बात करें तो चाहे सुनीता विलियम्स हो, चाहे कल्पना चावला हो, उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया। राजस्थान की बात करते हैं तो कालीबाई भील, अमृता देवी, पन्ना धाय, इन सब का बलिदान, साथ में पद्मिनी और हाड़ी की रानी, कौन इनको भूल पाएगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे औरतों को हाशियों पर डाला गया, लेकिन शास्त्रों में उनका स्थान बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले एक बात समाज में चल पड़ी कि महिला के वो जो दिन होते हैं मासिक धर्म के, उन दिनों उसे अलग क्यों किया गया। कई लोग करते हैं, मेरे कई संतों से, धर्माचार्यों से चर्चा होती है कि आपने कैसे मान लिया कि इन्हें अलग रखा जाए। बड़ा यक्ष प्रश्न है, कई बार कई मनों में उठता है, और जिनको इसका उत्तर देना चाहिए वो इससे बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस बात को कि हमारी ये नारी के प्रति सम्मान और प्रेम और गरिमा की भावना थी कि हमारे बुजुर्गों ने ये पाया कि इन दिनों बड़े कष्ट के दिन होते हैं, तो इन्हें आराम मिले, तो आराम के लिए ये व्यवस्थाएं की गई थी कि 3-4 दिन आप आराम करें। लेकिन अस्पृश्य क्यों माना, इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है, जो मैं ये मानता हूं कि भगवान कृष्ण से बड़ा इस जगत में न कोई साहित्य में, न युद्ध कला, न रणनीति, न दर्शन, न राजनीति, न कूटनीति, किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई योद्धा इस विश्व में पैदा नहीं हुआ। आप लोग स्मरण करें, आप सभी ने महाभारत सीरियल जरूर देखा होगा। जब दुर्योधन दुशासन से कहता है कि द्रौपदी को खींच करके इस भरी सभा में लेकर के आओ, द्रौपदी कौन सी अवस्था में थी, उसने अंदर से क्या जवाब भिजवाया था सभा को। यस, उसने साहित्यिक भाषा में कहा था कि मैं एक वस्त्र में हूं, मैं आपकी सभा के बीच में नहीं आ सकती, और रजस्वला अवस्था में थी। और जब भरी सभा में उसकी इज्जत उतारने की कोशिश की गई, निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई, उसने, आप सभी को पता है किसको पुकारा, भगवान कृष्ण को। उन्होंने साड़ी का चीर बढ़ाया, तो एक चीर द्रौपदी के तन पर था और दूसरा चीर किसके पास था, किसके हाथों में था, भगवान कृष्ण के हाथ में। वहां से बढ़ रही थी एक द्रौपदी, खींचने वाला दुशासन, साड़ी को बढ़ाने वाला कृष्ण। तो जब इस अवस्था में कृष्ण उसे स्वीकार कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, हम कृष्ण से बड़े हो गए। ये हमारी भूल है। जब भगवान उसे स्वीकार कर रहे हैं तो हम तो मानव हैं, बहुत छोटे हैं हम तो। तंत्र की बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि तंत्र समाज से छिपा हुआ रहा। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा, इतिहास पढ़ा, बायो पढ़ा, मैनेजमेंट भी पढ़ा, और प्रशासन में 22 सालों से मैं जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे अभी आर्ट एंड कल्चर में हूँ। मैंने ज्योतिष पढ़ा, खगोल पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, तंत्र का अध्ययन किया, मंत्र का किया, यंत्र का किया, शाबर मंत्रों का किया, कुरान का किया, बाइबल का किया, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, सभी चीज़ें, लाल किताब सब देखी। क्योंकि मैं अपने जीवन में एक अपनी एकांगी अप्रोच नहीं बनाना चाहता था। मैं चाहता था मैं
इस संसार को, इस विश्व को, इस परमात्मा की सृष्टि को मैं एज हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ देखूं। जब मैंने तंत्र पढ़ा मुझे बड़ा गर्व हुआ हमारे भारत की नारियों पे और हमारे शास्त्रों पे। आप पढ़ेंगे कुलावण तंत्र, कामकाली तंत्र, योनि तंत्र। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती को, तेरे बगैर मैं शिव नहीं हूँ, तेरे बगैर मेरा शिवत्व नहीं है। ब्रह्मा कह रहे हैं ब्रह्माणी को, तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं। और जिस अवस्था में हमने उसे सबसे गंदा मान लिया है, वो ये कहते हैं कि आप इस समय सबसे संपूर्ण हैं, सबसे पवित्र हैं, और इस अवस्था में यदि आपको कोई देखता है तो आपके जो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये नारी को गरिमा प्रदान करती थी, ये बात सम्मान पैदा करती थी, इसलिए हम पुरुषों ने इसको छिपा दिया। अगर यदि कोई पढ़ना चाहे, मैं कोट करता हूँ, आप योनि तंत्र पढ़ें, कामकाली तंत्र पढ़ें, कुलावण तंत्र पढ़ें, प्राणतोषणी तंत्र पढ़ें, और जो श्रेष्ठ भारत का जिसे मैं मानता हूँ विज्ञान भैरव तंत्र, उसको आप पढ़ें। आपको पता लगेगा कि हमारे भारतीय वाङ्मय में क्या चीज़ें थी और क्या क्या उनमें बताया गया था और हमने क्यों उनको छिपा दिया। तो मैं बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। और श्री कृष्ण का एक बार फिर से मैं उद्बोधन करूंगा कि श्री कृष्ण नारी के बारे में क्या कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि नारी ही नारायणी है, सृष्टि का आधार है, जननी परमेश्वर की प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, पूरी सृष्टि मुझ में बसती है, परंतु मैं माता के चरण धूलि में बसता हूँ। जो इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाले विधाता हैं, उसकी प्रतिनिधि है नारी, अर्थात समग्र सृष्टि ही नारी है, इसके इतर कुछ भी नहीं। तभी आप देखेंगे भारतीय शास्त्रों में, हमारी जो संस्कृति में, अगर आपको ज्ञान चाहिए सरस्वती के पास जाना होगा, आपको धन चाहिए आपको लक्ष्मी के पास जाना होगा, और यदि आपको शक्ति चाहिए तो दुर्गा के पास जाना होगा। एक आखिरी आपके साथ में मैं छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि वो भी गायब कर दी गई है। आदि शंकराचार्य 10वीं शताब्दी में हुए, उन्होंने संपूर्ण भारत से बौद्ध धर्म को उखाड़ फेंका और वापस सनातन धर्म की स्थापना की। उन दिनों कश्मीर में, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ एक सरस्वती पीठ हुआ करती थी। उस मंदिर के चारों द्वार पर भारत के सबसे बड़े बड़े विद्वान बैठा करते थे, और वो सरस्वती पीठ उन दिनों खाली थी, और उस पर वही बैठ सकता था जो चारों द्वारों पर बैठे हुए संपूर्ण भारत के विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दे। तो काफ़ी दिनों से भारत में ऐसा कोई विद्वान ही नहीं हुआ। शंकर वहाँ पहुँचे, आयु रही होगी 8 से 10 साल, नदी किनारे बैठे थे एक दिन पूर्व। अब हुआ यूँ कि उनको लूज मोशंस हो गए और इतने अशक्त हो गए वो, क्योंकि शंकर जो शंकराचार्य थे केवल शिव के उपासक थे, तो लगातार दस्त से निढाल हो गए और नदी के किनारे लेट गए। तब एक बहुत छोटी सी बालिका इठलाती हुई आती है, क्यों रे शंकर, कहाँ गई तेरी शक्ति? शक्ति के बगैर पालेगा शिव को? तब शंकराचार्य को अपनी गलती का भान हुआ कि मैं बिना शक्ति के शिव को कैसे पा सकता हूँ। उन्होंने उनकी आराधना की, वही स्रोत रचा। उसके बाद वो सरस्वती पीठ पहुँचे। दूसरे दिन उन्होंने द्वारों पर बैठे विद्वानों को हराया, सरस्वती पीठ ग्रहण की। उस समय हालांकि उन विद्वानों ने उनकी उम्र को लेकर के एतराज़ किया था कि इतना कम आयु का बालक, जिसकी आयु 8 साल है, उसको संपूर्ण भारत के सबसे बड़े पंडित के रूप में हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन तब आकाशवाणी हुई कि यही इस पीठ का अधिकारी है, आप सभी इसे माने, और उन्होंने उस पीठ ग्रहण की। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी स्मृतियों से मिटा दी गई। मैंने छोटी सी कोशिश की आप तक इसको लाऊं, आपने मुझे बुलाया, और इतना सुंदर हमारा GIT का परिसर है, इतनी सुंदर आप लोगों ने व्यवस्थाएं की है। और संजय झाला जी जो हमारे राजस्थान के साहित्य के ब्रांड एम्बेसडर है, पूरे विश्व में आप कविताएं पढ़ते हैं, रचते हैं, और संस्कृत भाषा को राजस्थान में लगातार आप 4 चांद लगा रहे हैं। ढेर सारे कार्यक्रम आपने किए हैं जो मुख्यमंत्री कार्यालय पर, मुख्यमंत्री निवास पर हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय ने भी आकर के हमें आशीर्वाद दिया है। आप सभी का
इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद और महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की कड़ी में मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी हमारे बीच में पधारी मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती मुनेश जी गुर्जर का। मैं अनुरोध करूँगी शिवानी जी से वो आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। मैं संजय सर से भी अनुरोध करूँगी कि संस्कृत अकादमी की तरफ से उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैडम का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, फिर भी वो मेरे अनुरोध स्वीकार करके मेरी दोस्त आयशा सिद्दीकी के कहने पर वो यहाँ पधारी। मैं बहुत आभारी हूँ आप आए। और मैम को क्योंकि दूसरी मीटिंग में जाना है तो साथ ही साथ मैं उनको कष्ट भी दूंगी कि वो मंच पर आए और अपने शब्दों से हमें उद्बोधित करें और प्रोत्साहित करें। सबसे पहले सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान दीक्षिता पापड़ीवाल जी, सुशीला महला जी, सुश्री पूर्वा भट्ट जी, रिचा गौड़ जी, करिश्मा हांडा जी, ज्योति खंडेलवाल जी, संजय झाला जी, पंकज ओझा जी, प्रोफेसर ईना शास्त्री जी, स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी और सभी यहाँ पधारे हुए सभी बच्चे। महिला दिवस एक दिन ही क्यों? सबसे पहले तो हर दिन महिला दिवस होता है। शुरुआत महिला से होती है और ख़त्म भी महिला पे होता है। मैं यही कहना चाहूँगी, महिलाओं में अधम शक्ति है, धरती जितना सहनशीलता है, जो दो परिवार को चला सकती है, जो पुरुष को जन्म दे सकती है, जननी है। उस महिला के लिए एक दिन काफ़ी नहीं है। और हमें कोई ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए, फिल्म का टिकट खरीदने के लिए नंबर 1 जगह नहीं चाहिए। हमें हमारे सपनों में रंग भरना है और वो सपनों में रंग अगर कोई भाई बनकर, पिता बनकर, पति बनकर भरे, तब महिला दिवस का असली महत्व है। आज कितनी ही महिलाएं हैं जिनमें इतने सारे, जरूरी नहीं है कोई IAS बने, टीचर बने, डॉक्टर बने, हर किसी में अपने हिसाब से गुण होते हैं। जो घर के काम करती है, किसी को किसी चीज़ में खुशी मिलती है, तो हमें सम्मान करना चाहिए उसकी खुशी का, उसके सपनों में रंग भरना चाहिए। आप देखिए आजकल की जो नीति बन गई है, आज कोई बच्चा IAS बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, उसके बाद लाइन लग जाती है उसे दहेज देने की कि इससे हम हमारी बच्ची की शादी करें। सबसे पहले ज़रूरत है हमें इस दहेज प्रथा को हटाने की, क्योंकि आज राजस्थान के बच्चे, इन्हें NCR के लोग ले जाते हैं, फिर राजस्थान के बच्चों का क्या मतलब हुआ? जब NCR में चले जाएंगे तो राजस्थान का क्या महत्व रहा? तो मैं यही कहूँगी, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों पे हमें अंकुश लगाना होगा और ये शुरुआत आप सब लोग करेंगे। हमें हमारी बच्चियों को पढ़ा लिखा कर खुद गवर्नमेंट जॉब लगाना है, ताकि वो बच्चे उनके आगे पीछे घूमे शादी करने के लिए। मैं बिलोंग करती हूँ गांव से, मैंने देखा है मेरे जो गांव में कोई बच्ची 10th कर लेती है तो उसे 12th में नहीं भेजा जाता, 12th कर लेती है तो उसे कॉलेज तो बिल्कुल ही नहीं भेजा जाता। असली मायने में महिला दिवस तब होगा जब हम अपनी जैसी महिलाएं बनाएंगे, हम उनकी मदद करेंगे। आज मैं यहाँ पर इस मंच पर इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मेरे घर को संभालने के लिए 2 महिलाएं हैं, वो काम कर रही हैं मेरे बदले का, मेरी जिम्मेदारियां उठा रही हैं। उनके लिए हमें सोचना होगा, क्योंकि वो महिलाएं काम कर रही हैं तभी आप और हम जैसी महिलाएं बाहर हैं। तो हमें उन सब के लिए काम करने की आवश्यकता है। मैं चाहती हूँ सब लोग, बदलाव तभी मुमकिन होगा जब आप और हम मदद करेंगे। एटलीस्ट हर एक महिला 2 महिला की जिम्मेदारी ले ले कि उन्हें हमें हमारे बराबरी में लाकर खड़ा करना है, तो बदलाव नजर आएगा। आप सब लोगों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही चाहती हूँ हम ऐसे फुटप्रिंट छोड़ें जिनके पीछे हमारे बच्चे चले, बच्चियाँ चलें और उन्हें फॉलो करें। इसमें आप सब लोग निश्चित तौर पर सहयोग करेंगे
आप सब लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। पुनः महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माफ़ी चाहती हूँ मैं और रुकती प्रोग्राम में, लेकिन मेरा आगे बहुत ही बिजी शेड्यूल है। लेकिन ये कहना चाहूँगी, किसी भी महिला को कहीं पे भी कोई बात करने में हिचकिचाहट हो, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। तो मेरे ऑफिस और मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं उनके लिए। आप कभी भी 24 आवर्स कभी भी आ सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा मैं किसी महिला, किसी बच्ची के काम आ पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। अब मैं श्रीमती सुशीला महिला जी से निवेदन करूंगी कि वह मंच पर आकर जीआईटी का परिचय प्रस्तुत करें। परम आदरणीय मुनीश जी, विशिष्ट अतिथि श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी, करिश्मा हाड़ा जी, डॉक्टर ईना शास्त्री जी, महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज, प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान पंकज ओझा जी, डायरेक्टर ऑफ राजस्थान संस्कृत अकादमी श्रीमान संजय झाला जी, वाइस चेयरमैन श्रीमती शिवानी जी कांदोई, सीईओ जीआईटी नमन जी, सम्मानित मंच, छात्र छात्राओं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी की आभारी हूँ कि जीआईटी का संक्षिप्त परिचय देने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया गया है। जीआईटी की स्थापना सन 2002 में कांदोई ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा की गई थी। इसके संस्थापक परम पूजनीय श्री मांगीलाल जी कांदोई हैं। आपको इस संस्था को एक परिवार के रूप में विकसित किया है, अतः हम आदर एवं सम्मान से आपको बाबूजी कहते हैं। आपने मानव सेवा को सर्वोपरि मानते हुए ज़रूरतमंदों को तकनीकी शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जीआईटी की शुरुआत मात्र 400 विद्यार्थियों के साथ की थी। इस संस्था ने 2006 से लेकर आज तक 15,000 इंजीनियर्स इस देश को समर्पित किए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। ये संस्था विभिन्न प्रोफेशनल डिग्रीज मूल्यों के साथ गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य कला कौशल के साथ मानवीय मूल्य जैसे निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन, कड़ी मेहनत एवं सच्चाई युक्त संस्कार प्रदान करना है। हमारे पास अत्यधिक समर्पित शिक्षक एवं कर्मचारी हैं। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से अपने शैक्षणिक कौशल एवं ज्ञान को निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, ताकि नई और विकसित प्रणाली के लिए हमेशा तैयार रहें। हम कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्रदान करते हैं। पावर सिस्टम, प्रोडक्शन, डिजिटल कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में एमटेक की डिग्री भी प्रदान करते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री भी प्रदान की जाती है। इस मंच से हमारी कुछ विशेष उपलब्धियों की जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस संस्था की स्थापना वर्ष से लेकर आज तक राजस्थान की टॉप 5 संस्थानों में अपना स्थान बरकरार रखा है। AICTE-CII सर्वे ऑफ लिंक्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में प्लेटिनम लेवल प्राप्त संस्था है। AICTE-CII सर्वे में स्टार्टअप एंड RTBI इंक्यूबेशन सेंटर के तौर पर सर्वोच्च स्टार रेटिंग संस्थान है। नीति आयोग द्वारा स्थापित स्टार्टअप सेल कैटालिस्ट हमारे इंस्टीट्यूट में कार्यरत है, जिसमें हमारे स्टूडेंट अपने आइडियाज़ पर काम करते हैं। गत वर्ष इस संस्थान को RTU ने राजस्थान का एकमात्र सेंटर एक्सेलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया है। GIT राजस्थान की एकमात्र संस्था है जिसे नेक एक्रीडिटेशन लगातार 2 बार प्रदान किया गया है। इस संस्था का पूरा कैंपस वातानुकूलित है। 628 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट है, जिसका उत्पादन हमारी 80% आवश्यकता को पूरा करता है। साथ ही ग्रीन एनवायरनमेंट अर्थात पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस वक्त अवार्ड्स के बारे में भी बताना आवश्यक है, जैसे छत्र विश्वकर्मा अवार्ड 2020 AICTE ने प्रदान किया था।
नेशनल आधार बेस्ड ट्रॉली प्रोजेक्ट अवनेशा 2019 में 4th पोजीशन प्राप्त की। ऑल ओवर इंडिया फॉर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में दूसरा स्थान प्राप्त किया। बोंटी अवार्ड, यह अवार्ड हमारे छात्र मुकुल मालविया को व्हाट्सएप बग डिटेक्शन के एवज में प्रदान किया गया था। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं की बात करें तो यहाँ ये कैंपस 10 एकड़ में फैला हुआ है। 5,500 बुक्स की विशाल लाइब्रेरी है। 55,000 बुक्स की विशाल लाइब्रेरी है। 4 अलग अलग साइज़ के ऑडिटोरियम हैं। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग 7 हॉस्टल हैं जिनकी कुल कैपेसिटी 1200 सीटों की है। जिम है, इंडोर और आउटडोर गेम की व्यवस्था है। हमने लड़कियों को इंजीनियरिंग एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए विशेष व्यवस्था है जिसका नारा है बेटी पढ़ाओ इंजीनियर बनाओ। इस स्कीम के तहत लड़कियों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। जो कल यहाँ रीडर थे आज वो अपने क्षेत्र के लीडर हैं। उनमें से कुछ नाम मैं यहाँ बताना चाहूँगी। श्रेषा जैन जो गूगल में 30 लाख से ऊपर के पैकेज पे काम कर रही है। अनन्या शर्मा 30 लाख से ऊपर के पैकेज में गूगल में काम करती हैं। इसके अलावा हीना बस्तानी, कीर्ति श्रीवास्तव, दीक्षा सलोनी, पूर्णिमा जौहरी, अंजलि लाहौटी, साक्षी पोरवाल, मालविका, गरिमा, ऋचा गर्ग आज बहुत अच्छी पोजीशन पे विभिन्न कंपनियों में कार्यरत हैं। और अंत में मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे चेयरमैन साहब श्री राजकुमार जी कांदोई जी ने घोषणा की है कि आज महिला दिवस पर लड़कियों के लिए एक विशेष तोहफा दिया जाएगा। आने वाले समय में प्रथम 50 लड़कियों को एडमिशन में आधी फीस देनी होगी और ये सुविधा सिर्फ कोर ब्रांच के लिए अप्लीकेबल है। जो भी 50 लड़कियां कोर ब्रांच में एडमिशन लेंगी उनको आधी फीस पे एडमिशन दिया जाएगा। ये महिला दिवस पे हमारे वाइस चांसलर सर वीसी सर राजकुमार जी की एक स्पेशल घोषणा है। थैंक यू। धन्यवाद। अब मैं सुश्री पूर्वा भट्ट जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पे आएं और विषय परिचय प्रस्तुत करें। नमस्कार। संस्कृति संस्कार के आलोक में नारी की सार्वभौमिक सत्ता, महत्ता और गुणवत्ता। यहाँ बैठे सभी विद्वज्जन अभी कुछ ही समय में महिलाओं के कई विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पर मैं आपका ध्यान संस्कृति पे केंद्रित करना चाहूँगी कि क्यों हम महिला के संदर्भ में संस्कृति से जोड़कर आज चर्चा करेंगे। रोम के ईसाई धर्म के आक्रामक विस्तार के दौरान पगन पंथ के बचाव हेतु रोमन राजनीतिज्ञ ने कहा था, ग्रांट I beg of you, what in a youth we took over from our forefathers, we may in our old age hand on to posterity. The love for established practice is a powerful sentiment. I repeat, the love for established practice is a powerful sentiment. इसी संदर्भ में सांस्कृतिक धरोहर की महत्ता को समझा जा सकता है और इसीलिए हम आज नारी के विषय पर चर्चा करते समय हमारी सांस्कृतिक धरोहर का विश्लेषण करेंगे। अक्सर संस्कृति की बात करते समय हम भूतकाल में चले जाते हैं, बट कल्चर इज एज एंशिएंट एज इट इज कंटेम्पररी एंड देयर इज नो बाइनरी ऑपोजिशन इन व्हाट आई जस्ट सेड। जैसा स्वभाव गंगा का गौमुख से निकलते समय होता है वैसा काशी की धरातल पे नहीं होता। उसका स्वभाव, उसकी गति, उसके पदार्थ सब में बदलाव आता है। वह जगह, परिस्थिति, परिवेश के अनुसार स्वयं में अच्छी चीज़ों को सम्मिलित करके कल करके आगे बढ़ती रहती है। इट कंटिन्यूज विथ चेंज। पर क्या इससे गंगा बदल जाती है? नहीं। वैसी ही हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति भी है और यही विशेषता हमारे समाज का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी है। वी हैव नेवर फियर्ड चेंज, वी हैव हेल्ड ऑन आवर कल्चर व्हाइल एम्ब्रेसिंग चेंज। हम स्टेटस क्वोइस्ट कभी थे ही नहीं। जो समाज बदलाव से डरकर समय परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलता नहीं है वह समाज अंदर से कहीं ना कहीं सड़ने लगता है। किंतु हमारी संस्कृति में ना ऐसा था और ना अब ऐसा होना चाहिए। If we discuss the postulates of modernity,
What European society saw was a point of inflection. There was a traditional society, a primitive society, and then, there was a point of inflection, it became a modern society. फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हम देखते हैं कि गॉडेस ऑफ रीजन को पूजा गया था, पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ये मानव इतिहास में पहली बार नहीं हुआ था, क्योंकि भारत के लिए आधुनिकता एक सतत प्रक्रिया थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सभ्यता ने हमेशा आत्म प्रतिबिंब, आत्मनिरीक्षण की एक स्थायी संस्कृति थी। यह सभ्यता ने हमेशा चिंतन सुधार के लिए जगह रखी, आत्म सुधार को गुंजाइश दी। इट इज ऑलवेज सीडेड स्पेस फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इसने शास्त्रार्थ की परंपरा को अपनाया, समय और परिस्थिति के हिसाब से स्वयं के विचारों, स्वयं की रीतियों, परंपराओं का परीक्षण किया। जो अप्रासंगिक लगा उसे हटाया, जो विष्टि समिष्टि परमेष्टि के हिसाब से अनुकूल लगा उसे सम्मिलित किया और आगे बढ़ती रही। तर्क वितर्क और आलोचनात्मक होने की संस्कृति ने इस सभ्यता को एक जीवित सभ्यता बना दिया है, जो न सत्य से डरती है और सभी प्रश्नों और संवादों के लिए खुली है। And henceforth there's never been felt in Indian context to completely move away from the past. What we are carrying today has passed many tests of its time. What we are carrying today has passed many scrutinies. और हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने इस परंपरा को इसी तरीके से आगे बढ़ाया है। Thus in India, like European world, we do not see any sort of dichotomy. There is no Cartesian divide between past and present. There is no fault lines between past, modernity and tradition, because of the self-scrutiny culture that this civilization has upheld. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम आज के सत्रों की विषय पर चर्चा करेंगे। भारत के शुरुआती ग्रंथ से शुरू होते हुए हम देखते हैं कि कैसे महिलाओं ने हमारी सभ्यता और हमारे देश को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाकी दुनिया के हिस्सों की तुलना में ऐतिहासिक रूप से भारत महिलाओं के समाज में हम देखते हैं कि उनकी स्थिति अधिक खुले विचारों वाली प्रतीत हुई। हम अक्सर कहते हैं, देखो आज दुनिया में महिलाएं कितना आगे बढ़ रही हैं, वे सब क्षेत्रों में श्रेष्ठ हैं, पुरुषों के समान खड़ी हैं। हाँ, इसमें थोड़ी सच्चाई जरूर है, पर यह बताता है कि जैसे पिछले कई हजारों वर्षों में महिला ने कुछ सार्थक किया ही ना हो, एकदम से 20वीं सदी से हाइबरनेशन से निकली आई हैं और कुछ असंभव सा कर दिया है। हम जानते हैं ये पूर्णतः सत्य नहीं है, और इसीलिए इस प्रकार वर्तमान और अतीत को ध्यान में रखते हुए हम आज महिलाओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। प्रथम सत्र में हम वैदिक साहित्य में स्त्री चेतना और स्त्री अस्मिता के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय सत्र में समकालीन साहित्य में स्त्री विमर्श और स्त्री अध्ययन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तृतीय सत्र में हम पाश्चात्य और भारतीय साहित्य की पृष्ठभूमि में नारी पात्र पर चर्चा करेंगे, और आखिरी सत्र में हम रामायण महाभारत में स्त्री पात्र एवं उनकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और क्षमा मांगती हूँ। आई एम बोथ लेस इन एक्सपीरियंस इन एज, येट आई ट्राई टू कन्वे व्हाट आई फेल्ट वेरी ऑनेस्टली, और मैं अब अनुरोध करूँगी निहारिका और कुमार को कि इस सेशन को आगे ले जाएं। थैंक यू। पूर्वा जी, अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर हमारे बीच में पधारी श्रीमती करिश्मा जी हाड़ा, संस्थापक करणी फाउंडेशन, करणी कृपा फाउंडेशन। मैडम, शी इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ राजस्थान टूरिज्म, शी इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ निर्भया नशा मुक्ति केंद्र, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षा दल, शिक्षा मित्र परिवार, बेटी स्वावलंबी मिशन, and many more organization. She is doing lot of efforts and the work for the society. Welcome ma'am, and please come and motivate us with your words. सबसे पहले मैं यहाँ विराजमान हमारे विशिष्ट अतिथिगण का स्वागत करना चाहूँगी, जिसमें सर्वप्रथम मैं श्रीमती दीक्षिता पापड़ीवाल जी का हार्दिक तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित करके और आज महिला दिवस का जो विशेष कार्यक्रम है उसमें यहाँ आने का मौका दिया। और यहाँ आए विषय परिवर्तन सुश्री पूर्वा भट्ट जी, सुश्री ऋचा गौड़ जी, विशिष्ट उद्बोधन श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी, श्री संजय झाला जी, श्री पंकज ओझा जी, श्रीमती मुनेश गौजर जी, प्रोफेसर ईना शास्त्री जी,
एवं स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी का मैं यहाँ हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहूँगी। और आज महिला दिवस पे मैं विश्व को ही नहीं सभी महिलाओं को यहाँ पे बहुत बहुत हार्दिक कहना चाहूँगी कि आज महिला दिवस के ऊपर हमें मतलब एक दूसरे का क्या स्वागत नहीं, हमें संकल्प लेना चाहिए। आज सभी लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि हम महिला दिवस का मतलब एक दूसरे को विश करते हैं, ये करते हैं, पर मुझे लगता है कि महिला दिवस कोई स्पेशल एक ही दिन ओकेजन नहीं है महिलाओं को मनाने के लिए। कहते हैं समुद्र जो है वो एक विशाल समुद्र होता है, उसको समुद्र को भी स्टार्टिंग करने के लिए किनारे की ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग जो समुद्र की होती है पहले किनारे से होती है, फिर ख़त्म भी किनारे पे होती है। इसी तरीके से महिला जो है शुरुआत महिलाओं से ही होती है, तो ये समाज महिला के बिना कुछ भी नहीं है। कहते हैं शिव ने स्वयं कहा है शक्ति को कि अगर शिव पे से ई की मात्रा अगर आप हटा देंगे तो शिव खुद शव बन जाएंगे। तो शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। कैसे जो महिलाएं हैं उनके बिना हम सोच नहीं सकते कि हमारा समाज या हमारे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। जैसे कि अभी मैम ने फरमाया कि ऐसा नहीं है कि आज ही अचानक से महिलाएं करने लगी, पहले के समय में भी महिलाएं बहुत सशक्त और रही हैं, जिनका बहुत अच्छा राज रहा है, जिसमें हमारी सर्वश्रेष्ठ महिला हाडी रानी ले लीजिए, लक्ष्मीबाई जी ले लीजिए, और हम उस राष्ट्र से बिलोंग करते हैं जिसमें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जैसी राष्ट्रपति रही हैं, इंदिरा गांधी जी रही हैं। ऐसी ऐसी महिलाओं ने हमें आगे बढ़ने के लिए उस चीज़ में एक आइडियल हमारे लिए रही हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें कि आज जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का क्या है निर्माण करने में, तो चीज़ें बढ़ रही हैं, बैक नहीं जा रही हैं। तो पुरुषों का भी इतना ही हाथ है महिलाओं को आगे बढ़ाने में। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि शक्ति के शिव के बिना शक्ति अधूरे हैं, इस तरीके से। और शिव ने अर्धनारीश्वर बन के ही ये समाज के सामने ये दिखाया है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, इसीलिए वो अर्धनारीश्वर का रूप लिया। और मुझे ऐसा लगता है कि महिला दिवस हमें रोज़ मनाना चाहिए, क्योंकि नारी के अंदर सिर्फ एक स्वरूप नहीं है, 9 स्वरूप है, क्योंकि वो दुर्गा है। अगर वो पार्वती है तो समय आने पे दुर्गा और काली भी बन सकती है। कहते हैं कि एक स्त्री के अंदर शास्त्र शस्त्र और समझ का प्रतीक होती है एक नारी। नारी को नारायणी का आधार तो कहा गया ही है, पर नारी के अंदर ये पूरा सब कुछ समावित्व है मेरे हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन हमारा ऐसा दिन है, क्योंकि समाज के अंदर सब चीज़ें बढ़े जा रही हैं। कोई इस चीज़ पे बात नहीं कर रहा है कि एक महिला जो ये फेस करती आ रही है, उनके ऊपर जो उत्पीड़न और आजकल जो रेप वगैरह हो रहे हैं, वो चीज़ें बहुत गलत है। तो हमें ऐसा लगता है कि आज हम सबको मिलकर संकल्प करना चाहिए कि जहाँ कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, जहाँ कहीं महिलाओं को हम उत्पीड़ित देखते हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए और हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाने में आप सबकी मदद हमें साथ में मिलेगी, और आप भी 4 लोगों को आगे जाके बोलेंगे तो इस चीज़ में हमें और मदद मिलेगी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि और भी लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारी चर्चाएँ करनी है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग आज हमारे साथ में संकल्प लीजिए कि इस चीज़ में आप राष्ट्र के निर्माण में हमारी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी को, जो पूर्व में रह चुकी हैं और वर्तमान में व्यापार बोर्ड सदस्य के एक सदस्य हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं, वो उद्बोधन प्रस्तुत करें। महिला दिवस में आज ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इस ऑडिटोरियम में इस विषय पर कि संस्कृति संस्कार के आलोक में नारी की सार्वभौमिक सत्ता और महत्ता और गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, एक गोष्ठी का जो आयोजन किया गया है। यहाँ मंच पर उपस्थित हम सब के पूजनीय आदरणीय स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी, मुझे लगता है वनस्थली विद्यापीठ से बहुत सारी बच्चियों को आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए और हमेशा उनकी मदद करने के लिए एक मोटिवेशन के रूप में हमेशा आप उनका साथ देती हैं। सम्माननीय ईना शास्त्री जी, यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय करिश्मा हाड़ा जी, कॉलेज के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, और ख़ास तौर से इस कार्यक्रम को
आयोजित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संजय झाला जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इस कार्यक्रम को सोचा और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आपने सही कहा था दीक्षिता जी ने, मेरी फ्रेंड, मेरी बहन, मैं जो भी कहूँ, क्योंकि एक दूसरे के साथ सुख दुख में जो साथी होते हैं हमेशा एक दूसरे को खुशी के मौके पर याद करते हैं और अगर कहीं कुछ कमी महसूस हो तो उसके लिए ताकत भी देते हैं। एक ऐसी सहेली दीक्षिता जी को आपने ये काम सौंपा है और मैं आपको पूरा विश्वास दीक्षिता जी की ओर से भी दिलवा सकती हूँ कि ये कार्यक्रम निश्चित रूप से जो सफलता आप चाहते थे उसी के अनुरूप होगा। पूर्वी, जिसने अभी बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि कैसे हम जब संस्कृति की बात करते हैं तो हम निश्चित रूप से जनरली जब जब होता है संस्कृति की बात तो हम हमेशा भूतकाल की बात करते हैं, जैसे आज कोई संस्कार, आज कोई संस्कृति, जबकि संस्कृति और संस्कार वर्तमान है, जो आज है वो है, लेकिन हम हमेशा उसमें भूतकाल में चले जाते हैं। इतिहास को याद रखना, उससे सबक सीखना, उसकी अच्छी बातों को आगे लेकर के जाना ही संस्कृति है और अगर हम उसको आज तक लेकर के आए हैं तभी उसकी संस्कृति के मायने होते हैं। ये बात पूर्वी ने बहुत अच्छी तरीके से बताई, मैं उसे बधाई देती हूँ और कार्यक्रम का संचालन कर रहे कुमार और निहारिका को भी बधाई देती हूँ। और सबसे पहले मैं महिला दिवस की शुभकामनाएं इस बात के लिए इस कार्यक्रम को विशेष रूप से देना चाहती हूं क्योंकि जनरली जब हम, ऐसा नहीं है कि हम महिला दिवस आज ही मना रहे हैं, हम पिछले 3 दिन से 4 दिन से, हफ्ते से, पखवाड़े से मना रहे हैं और बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं। लेकिन चाहे मंच पर हो, चाहे यहाँ पर कार्यक्रम को संचालन करने में हो, चाहे गेट पर रिसीव करने में हो और चाहे ऑडियंस में यहाँ पर हो, महिला और पुरुषों की संख्या बराबर दिखती है महिला दिवस को सेलिब्रेट करने में। तब सही मायने में महिला दिवस को सेलिब्रेट करने का आनंद आता है। नहीं तो जनरली ऐसा होता है कि महिला दिवस केवल महिलाएं मना रही होती हैं, पुरुषों की उसमें भागीदारी नहीं होती है। लेकिन हम यहाँ मंच पर भी देखते हैं और मुझे तो गेट पर भी यहाँ पर एंटर होते ही जब 2 यहाँ के स्टूडेंट्स ने, जो कि हम यूँ कह सकते हैं कि वैसे तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहती थी, लेकिन ठीक है क्योंकि ये बात यहाँ पर चली है तो ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब एंटर होते ही किसी लड़की ने नहीं बल्कि किसी लड़के ने मुझे ये कहा कि हैप्पी वीमेंस डे, तो सुन करके अच्छा लगा कार्यक्रम में वो भागीदारी होनी चाहिए जो हम चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं और हम बार बार, एक बात और इस मंच से कही गई, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, इसलिए सबसे पहले उसे कहती हूँ कि महिला दिवस मनाने की क्या आवश्यकता है, क्यों मनाना चाहिए? सारा दिन ही महिला दिवस है तो फिर क्यों बनाने चाहिए? क्यों नहीं? हम दीपक रोज़ जलाते हैं घर में, लेकिन फिर भी दिवाली मनाते हैं और उस दिन ढेर सारे दीपक जलाते हैं। हम नमाज रोज़ अदा करते हैं, दिन में 5 बार अदा करते हैं, फिर भी जुम्मे की नमाज बनाने स्पेशली मस्जिद में जाकर के वहाँ पर नमाज अदा करते हैं। तो निश्चित रूप से हम महिलाओं को रोज़ सम्मान देते हैं, लेकिन महिला वो व्यक्तित्व है जिसे एक दिन अगर विशेष सम्मान अगर दिया जाता है तो उसके बहुत मायने होते हैं और इसलिए हमको महिला दिवस मनाना चाहिए। क्या बुराई है महिला दिवस मनाने में? क्यों नहीं? क्यों इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं? मनाना चाहिए और हम हक से मनाना चाहते हैं, हम खुशी से मनाना चाहते हैं, हम उस स्थिति तक मनाना चाहते हैं जब तक आप ये स्थिति ले आए समाज में कि महिला दिवस मनाने की आवश्यकता ना पड़े। वो स्थिति आनी चाहिए ना कि महिला दिवस ना मनाना पड़े। आज तो अगर हम देखते हैं तो बहुत जगह, सही बात है, हमको अपने संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपने भूतकाल से बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो सिर्फ अच्छा ही नहीं, जो गलत हो रहा था उसको बदलने का भी सीखना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं कि किसी जगह पर अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, उस पर अगर करते हैं तो सती प्रथा का क्या औचित्य था हमें नहीं समझ में आता, तो उसे बदलना भी पड़ता है। तो अगर हम केवल संस्कृति, संस्कार, सही बात है, अगर हम समय के साथ अगर नहीं चलेंगे, हम समय की बेड़ियों को काटते हुए नहीं चलेंगे, अगर कहीं कुछ गलत आ गया उसे बदलते हुए नहीं चलेंगे, तो शायद हम कभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते जहां पर हम चाहते हैं। हम बिल्कुल भारत की उस संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करने वाली है, जो बहुत गौरवशाली है। हम हड़प्पा में भी जाते हैं, हम उसके पहले के भी हमारे संस्कारों में जाते हैं, रामायण कुल में भी जाते हैं, महाभारत कुल में भी जाते हैं, के समय पर भी जाते हैं और उस समय भी हम बात करते हैं। लेकिन जब जब हमने
जब जब हमने ये देखा है कि नारी और पुरुष की अगर बिल्कुल एक सी भागीदारी अगर राष्ट्र के और समाज के निर्माण में है, तब तब हम उसे गौरवान्वित महसूस होता हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जब जब हमने नारी की को हाशिए पे लाने की कोशिश की है, जिस जिस समय पर हमने उसे साइड करने की कोशिश की है, वहाँ वहाँ हमने हमारे इतिहास में बहुत कुछ गलत होते हुए भी देखा है और राष्ट्र के निर्माण को धाराशायी होते हुए भी देखा है। इसलिए बार बार ज़रूरत होती है कि हम उस स्थिति को हमेशा लेकर के आएँ जहाँ राष्ट्र के निर्माण में दोनों की भागीदारी बराबर की हो, एक सी हो, और उस भागीदारी से निश्चित रूप से पूरे समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। मैं बहुत छोटा नहीं बोलूँगी, मैं थोड़ी सी, क्योंकि बात को अगर आधी अधूरी करते हैं ना, संजय जी बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को, तो उस बात के कोई मायने नहीं रह जाते, फिर वो बात दिलों तक नहीं पहुंचती, और बात अगर दिलों तक ना पहुंचे तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ज़रूरत है दिलों तक पहुंचने की, ज़रूरत है, हम चाहते हैं। हम यहाँ खड़े हैं, मैंने ये बात हमेशा सबके लिए कही है और हमेशा कहती हूँ कि सफलता और संघर्ष का तो चोली दामन का साथ है। मैंने कोई ऐसा सफल व्यक्ति नहीं देखा जो बिना संघर्ष के सफल हो गया हो। मैंने कभी किसी सफल व्यक्ति से ऐसे बात नहीं की जिसे मैंने कहा हो, जिसने मुझे ये कहा मुझे सफलता बड़ी आसानी से मिल गई। और ये बात चाहे पुरुष और चाहे महिला हो, दोनों के लिए एक सी है। दोनों को संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करने की, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, किस तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है, वो बहुत मायने रखता है। और यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं कि कुछ चीज़ें महिलाओं को ज़्यादा संघर्ष के साथ करनी पड़ती हैं, तो उनकी वो काबिलियत, उनकी वो पॉजिटिव एनर्जी उस संघर्ष में चली जाती है जहाँ पर वो उस मुकाम पे पहुँचने में उसको लगा सकती थी। सिर्फ यही डिफरेंशिएट है जिसे हम चाहते हैं। बाकी तो हम भी जानते हैं कि सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिल सकती, और उसके लिए संघर्ष करना, सही रास्ते पे चलना, कठिन रास्ते पर चलना, समाज की धारा से विपरीत होकर के चलना हर किसी के लिए ज़रूरी है। लेकिन उस धारा के विपरीत चलने वाली महिला को हाथ पैर बांध करके समुद्र में डाला जाए, ये गलत है। बस ये ही चाहते हैं हम, तैरना चाहते हैं। हमको पता है कि पुरुष भी उसी संघर्ष से जाकर के सफलता तक पहुंचता है, लेकिन उसे रास्ता मिलता है, उसे मौका मिलता है, उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे तैरना सिखाया जाता है। और महिला के साथ इस सब का विपरीत होता है कि उसके हाथ पैर बांधे जाते हैं, तैरना सीखने की स्वतंत्रता नहीं होती, आगे बढ़ने की स्वतंत्रता नहीं होती। बस यही डिफरेंशिएशन जो है वही हम बदलना चाहते हैं, और इसीलिए हम महिला दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। और महिला दिवस के बारे में चर्चा करने पर हम इसी बात को, इसी अपने संस्कारों और संस्कृति, हम रामायण युग को बहुत अच्छा युग मानते हैं, और वहाँ हम देखते भी हैं कि महिलाओं की और पुरुषों की बराबरी है। क्योंकि आपने बहुत कम देखा होगा, नहीं देखा होगा किसी युग में किसी राजा के साथ रानी को बैठे हुए देखे हुए। हम अपने उठा करके देखते हैं, लेकिन अगर राम राजा थे तो सीता को आपने हमेशा रानी के रूप में उनके सिंहासन को उनके साथ में बैठ के देखा है। लेकिन अगर सीता का त्याग अगर राम ने किया है तो हमने उसको गलत माना है। हमने क्यों गलत माना? क्योंकि अगर महिला के साथ अन्याय, उनकी सोच, मैंने इस बारे में बहुत डिस्कशन किया, शास्त्रार्थ भी किया, बहुत सारे लोगों से पूछा कि हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं और ये मानते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, क्या ये गलती नहीं थी? और उस शास्त्रार्थ में बहुत सारी बातें निकल करके सामने में आई। मैं उस पर तो पूरी चर्चा नहीं करूँगी, पर मैं जनरल जो सोच है उसमें हम ज़रूर चर्चा करते हैं कि किसी भी वजह से किया गया, लेकिन वो गलत था, वो त्याग गलत था। उसके लिए तो अगर हम उस समय पर भी अगर ये प्रश्न उठा सकते हैं कि महिला के साथ हो रहे अन्याय को हम गलत कह सकते हैं, तो आज हम किसी महिला के साथ हो रहे अन्याय को गलत कहने में संकोच क्यों करते हैं? शायद हम संकोच ना करें तो हम ऐसी स्थिति में भी ना हो जो रोज़ हमको देखनी पड़ती है, जो रोज़ हमको अखबारों में देखनी और सुननी पड़ती है। जो कभी बच्ची, जब तकलीफ़ होती है, जब किसी कचरे के डिब्बे में किसी बच्ची को पड़ा हुआ देखते हैं, लू लुहान हुआ देखते हैं, तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, दर्द होता है। जब किसी छोटी सी बच्ची के साथ गलत हो जाए और गलत होने के बाद उसे मार भी दिया जाए और ये हैवानियत हो, तो गलत होता है, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। और तब ये बात आती है कि क्यों महिलाओं के साथ ये हो रहा है, क्या हमें जीने का हक नहीं है? तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं
तो महिला दिवस मनाने की ज़रूरत भी होती है। और हम आज के इस मौके पर केवल उन घटनाओं को नहीं याद करना चाहते हैं, हम उन्हें भी याद करना चाहते हैं जो इस संघर्ष से आगे आकर के और लोगों के लिए प्रेरणा बनी है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ बैठी हुई उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए और यहाँ तक कि पुरुषों के लिए भी, मैं तो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के इस बात को बहुत तवज्जो देती हूँ, बहुत मानती हूँ इस बात को कि सब कुछ परिस्थितियों पे नहीं छोड़ देना चाहिए। परिस्थितियाँ नहीं हमें बनाती हैं, हमें परिस्थितियाँ अगर हमें बना रही हैं तो हम यूँ कहें कि हम परिस्थितियों में अगर दब कर के अगर जी रहे हैं और केवल उन पर दोषारोपण कर रहे हैं तो गलत है। परिस्थितियाँ बदलना ही महिला दिवस का उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परिस्थितियाँ बदलने से मतलब हम परिस्थितियाँ जो सामने हो रहा है उसे तो नहीं बदल सकते, परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं हमारे मन से। और मैं ये मानती हूँ कि जो व्यक्ति मन से कमज़ोर है उसके लिए परिस्थितियाँ परेशानी है, जो व्यक्ति मन से साधारण है उसके लिए वो परिस्थितियाँ चुनौती हैं, लेकिन जो व्यक्ति मन से मजबूत है, ताकतवर है, उसके लिए वही परिस्थितियाँ अवसर हैं जो उसे आगे लेकर के जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को मैं यही कहना चाहूँगी कि परिस्थितियों को ये कह देना कि ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, यही नहीं चलेगा। जहाँ कुछ गलत होते हुए देखें, महिलाओं के साथ गलत होते हुए देखें, हम कई बार, मैं तो बहुत छोटी छोटी बातें कहना चाहती हूँ कि हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारी बाई है, हमें पता होता है कि हमारे काम करने वाली बाई है और उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ मारपीट हो रही है, उसके साथ कन्या भ्रूण हत्या जैसी एक घटना भी होने जा रही है, फिर भी हम आगे बढ़ कर के नहीं बोलते, तो फिर हम महिला दिवस को मनाने का तब उद्देश्य महसूस नहीं करते। लेकिन अगर हम इन मौक़ों पर अगर वो ताकत उस महिला को दे सके कि वो दूसरी महिला के लिए संघर्ष कर सके, वही महिला दिवस का उद्देश्य है, वही हमारी संस्कृति है, वही हमारे संस्कार हैं कि हम केवल हमारे लिए नहीं दूसरों के लिए भी संघर्ष करना सीख सके, दूसरों के लिए लड़ना सीख सकें, वही हमारे संस्कार हैं। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। मैं यूँ तो नहीं कहूँगी कि ये इस बात का अंत है, क्योंकि बहुत बड़ी चर्चा आज भी होनी है, आगे भी होनी है और शायद अगले कुछ वर्षों में भी लगातार होनी है। लेकिन इन चर्चाओं का, इन छोटे छोटे प्रयासों का इतना बड़ा असर ज़रूर हमने ये देखा है कि धीरे धीरे ये माहौल जो है वो बदलने लगा है, परिवर्तन की बयार बहने लगी है और यही हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है। और इन्हीं शुभ संकेतों को आगे आप इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे, इसी बात की मैं आप सबसे कामना करती हूँ और इतने अच्छे और शानदार कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ऐसे मौके पर यहाँ पर मुझे बुला करके अपने विचार प्रस्तुत करने का जो मौका दिया है, आप तक अपनी बात पहुँचाने का जो अवसर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय श्री संजय झाला जी, निर्देशक राजस्थान संस्कृत अकादमी से निवेदन करती हूँ कि मंच पर आकर विशिष्ट उद्बोधन प्रस्तुत करें। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। उस माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ जिसकी कृपा होती है तो एक अनपढ़ कबीर हो जाता है, एक मूर्ख कालिदास हो जाता है और एक डाकू वाल्मीकि हो जाता है। मंचस्थ महनीय अतिथि, ईश्वर चंद जी के पास ज्योति हैं तो ईश्वर के पास तो सदैव ज्योति रहती है, ज्योति रहती है तो फिर करिश्मा भी होता है। मैं मंचस्थ अतिथियों को एक बार रेखांकित करना चाहूँगा। आदरणीय मैम ईना शास्त्री जी, आपकी कृपापूर्वक उपस्थिति हमारे संक्षिप्त अनुरोध पर हुई है। मैं चाहूँगा एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल स्वागत। स्वामी जी ज्ञानेश्वर पुरी जी की गरिमामय उपस्थिति यहाँ है, मैं उनकी महनी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। प्रिय नमन और उनकी माताश्री उपस्थित हैं और आज का ये जो यज्ञ है वो जिसके कारण संपन्न हो रहा है, मैं उसकी मुख्य आचार्य
दीक्षिता जी को और पूर्वा को एक बार चाहूँगा, पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। महिलाओं पर बोलना मेरा बनता नहीं है और मैं मना भी कर रहा था कि दीक्षिता जी को मैंने कहा था कि, लेकिन ज्योति जी ने इतनी सुंदर बात कही कि मेरा कुछ मन हो गया कहने को। और मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, हम नारी के सम्मान की बात करते हैं, आपने मानस का बहुत सुंदर उदाहरण दिया। आप वेदों पर मत जाइए। राम जिसकी बात की गई, वेद वेद्यो परम पुंसाम जाते दशरथ आत्मज, मानस उसी वेद की श्रेणी में। रामचरित मानस का एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। उसके बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति थी नारी की, कितनी विराट उनका स्वरूप था, क्या उनका उच्चतम शिखर था। भगवान राम को जब वनवास दिया जाने लगा, मैं हमारे सभी युवा साथियों का ध्यान चाहूंगा, भगवान राम को जब वनवास दिया जाने लगा तो वो अपनी मां कौशल्या से मिलने के लिए उनके सदन में जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, पिता दीन मोहे कानन राजू, हे मां मुझे पिता ने जंगल का राज दे दिया है, मैं आपकी आज्ञा लेने के लिए आया हूं। तो मां को बड़ा आश्चर्य होता है, दोनों के बीच में बहुत दुखद संवाद होता है, कुछ सुखद चीजें भी निकल कर आती हैं। तो इससे आप नारी की सत्ता, महत्ता और गुणवत्ता का आकलन आप सब कर सकते हैं। वो सारी बात सुनकर मां कौशल्या राम से कहती हैं, जो पायहूं पितु आयसु ताता, जो जन जाहु जान बड़े माता। हे राम, अगर तुम्हें तुम्हारे पिता ने आज्ञा दी है तो मैं मां होने के नाते उनसे बड़ी हूं, क्योंकि 9 माह मेरा तुम पर अधिक अधिकार है, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम वन में मत जाओ। यह मां कौशल्या ने कहा। लेकिन उसी मां का आप उदात्त स्वरूप देखें, फिर वही मां कहती है कि जो पितु मां तो कहूं बन जाना, सो कानन सत अवध समाना। अगर तुम उसी मां जो कैकेयी मां है जिन्होंने उन्हें वनवास दिया है और उनके पिता, अगर उन दोनों के कहने से वन में जा रहे हो तो वो वन, वो अरण्य तुम्हारे लिए अयोध्या के समान है। ये मां का हृदय है, ये मां की आत्मा है और ये भारत की भी आत्मा है। मैं कुछ बोलना और चाहता था, लेकिन इतना भावुक प्रसंग है ये जो आदरणीय ज्योति जी ने कहा। वो बहुत महनीय वक्ता हैं, मैं उन्हें यदा कदा टीवी पर सुनता हूं, डिबेट में सुनता हूं। राजा का जो प्रथम कर्तव्य माना गया, संभवतः आप मेरी बात से सहमत होंगे, प्रजा सुखे सुखे राज्ञम प्रजानाम च हिते हितम। वह राजा जो प्रजा का ध्यान नहीं रखता, वो राजा होने के योग्य नहीं है। ये वो वैदिक कालीन परंपरा, ये सनातन और शाश्वत परंपरा राजाओं की रही। एक छोटा सा उदाहरण, मां सीता को भगवान राम कितना अनन्य प्रेम करते थे। भगवान वाल्मीकि लिखते हैं, अप्यहम जीवितम जय्याम यश्मान वा पुरुषर्षभा, लोकापवाद भयाद भीतात किम पुनर्जनकात्मजा। लोग उनसे सवाल करते हैं राजा के रूप में, आपने सीता को क्यों छोड़ दिया? तब भगवान राम स्वयं वाल्मीकि के मुख से यह बात आती है, अप्यहम जीवितम जय्याम यश्मान वा लोकापवाद भयाद भीतात। मैं राजा हूं, मैं लोकापवाद के भय से अपने प्राणों को त्याग सकता हूं। सीता कौन बड़ी बात है? ये राजा राम थे और उनकी पत्नी के प्रति उनका अगाध प्रेम है। मैं आपको समर्पित करता हूं, हमारी मातृशक्ति को समर्पित करता हूं। वो गवाक्ष में खड़े हुए थे। ज्योति जी, इस बात को आप हृदय में लेकर जाइए। मैं हास्य रस का आदमी हूं, लेकिन मैं यदा कदा गंभीर बात मुझे करने के लिए कोई कहता है तो मैं करता हूं। वो गवाक्ष में खड़े हुए थे राजा बनने के बाद, जब उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग रामायण शतकोटि अपारा, सहस्त्रों प्रकार की रामायण है, ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं। तो लक्ष्मण उनसे पूछते हैं
कि भैया, अपलक चंद्रमा को निहारते हुए राम से लक्ष्मण पूछता है, भैया भाभी की याद आ रही है आपको? तो राम अपना मस्तक हिलाते हैं, अपना सिर, हां याद आ रही है। फिर वही प्रश्न कि भैया अगर आपको भाभी की याद आ रही है तो आपने उन्हें छोड़ा क्यों? मातृशक्ति बैठी है, इनके सामने मैं बात कर रहा हूं। अगर आपको भाभी की याद आ रही है तो आपने उन्हें छोड़ा क्यों जंगल में, अरण्य में? भगवान राम बहुत गंभीर होकर लक्ष्मण से एक सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि लक्ष्मण बताओ, इस दुनिया में पवित्रता का सबसे बड़ा मापदंड क्या है? यही तो आरोप लगाया जाता है, उसकी पवित्रता पर संदेह किया राम ने और छोड़ दिया। तो लक्ष्मण बोले, गंगा इस दुनिया का सबसे बड़ा पवित्रतम मापदंड है। हम यही कहते हैं, दुनिया यही कहती है, वेदों ने यही कहा कि वो गंगा की तरह पवित्र है। जहां कहीं पवित्रता का उदाहरण देना पड़ा, गंगा माता समक्ष में सामने आई। तो फिर आपने छोड़ा क्यों? बोले, तुम पहले मेरी बात सुनो। इस दुनिया का सबसे बड़ा पवित्रतम मापदंड है गंगा, और तुम कल्पना करो लक्ष्मण, अगर गंगा को कभी अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़े तो वो कौन सा मापदंड अपनाएगी? आपके सामने बोलना चाहता हूं, अगर गंगा को कभी यह कहना पड़े कि मैं किसकी तरह पवित्र हूं, तो कौन सा मापदंड अपनाएगी? लक्ष्मण निरुत्तर हो गए। भगवान राम उत्तर देते हैं, वो मेरी सीता का मापदंड अपनाएगी और कहेगी मैं सीता की तरह पवित्र। भगवान राम जिसकी आराधना करते हैं वो भोलेनाथ। आप पढ़िए, रसमंजरी पढ़िए, हमारे साहित्यकारों ने लिखा, हमारे कवियों ने लिखा, भोलेनाथ दाम्पत्य के निर्वहन का उच्चतम मापदंड है इस सृष्टि में। उनसे बड़ा पत्नी को प्रेम करने वाला, नारी को सम्मान करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मैंने कोई उदाहरण नहीं देखा। मैं भगवान राम का मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इससे उच्च आप लोग बच्चे हैं, आप सुनिएगा, हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं, मैं नारी शक्ति को यह बात समर्पित करता हूं। भगवान शिव उन्हें कितना स्नेह करते हैं। रसमंजरी में भानुदत्त ने लिखा कि वो बाएं अंग को माना जाता है कि ये आधा अंग है, ये शक्ति का अंग है, ये वामांग है। तो भगवान शिव सोचते हैं कि इस अंग को कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो मृगछाला पर दाहिनी करवट सोते हैं। वो बाएं हाथ से फूल नहीं तोड़ते, मां पार्वती के जूड़े में लगाने के लिए वो दाहिना हाथ प्रयोग करते हैं, क्योंकि बाएं हाथ में कहीं शूल नहीं चुभ जाए। ये प्रेम का उदात्त उदाहरण है, ये दाम्पत्य का उदात्त उदाहरण है। नारी को सदैव सम्मान दिया गया, वो कभी कम नहीं आका। वैदिक सत्ता, महत्ता, गुणवत्ता नारी की सदैव रही। हमारी मानसिकताओं ने उसे जटिल बनाया, उसे कुटिल बनाया, और उसे आज इस स्थिति पे लाना पड़ा जो मैं कहना नहीं चाहता। और स्त्री के सम्मान में जो बात कही गई, मुझे स्मरण आता है, भुज्येषु माता शयनेषु रम्या क्षमया धरित्री कार्येषु मंत्री। स्त्री क्या है? अगर आपकी पत्नी भी है, वो आपको भोजन कराती है, तो वो आपकी मां का स्वरूप ले लेती है। मां का काम पोषण का है, पल्लवन का है, उसे जीवन देने का है, उसे ऊर्जा देने का है बालक को। वो आपकी पत्नी आपके मां के रूप में। ये फेरे लेते हैं आदमी, क्या है, इन फेरों में फिर 99 के फेर में आ जाता है, इसलिए इन बातों को भूल जाता है। ये बातें हमें पंडित बताता है। भोज्येषु माता, आपकी पत्नी जब आपको भोजन कराती है तो वो मां के समान हो जाती है। क्षयनेषु रम्या क्षमया धरित्री, वो क्षमा करने में धरती की तरह है, इतना उदात्त स्वरूप है। और मैं दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने देने जा रहा हूं। दीक्षिता जी, मैं उस दिन आपको बता रहा था कि क्षमा करने में स्त्री से बड़ा कोई उदाहरण दुनिया के किसी साहित्य में, किसी लिटरेचर में आपको देखने से नहीं मिलेगा। हम द्रौपदी की बात की ओझा साहब ने, वो द्रौपदी जिसके पुत्रों को अश्वत्थामा ने रात को सोते हुए मार दिया। भगवान के आदेश पर भीम उसे पकड़कर लाते हैं। मैं बहुत संक्षिप्त कर रहा हूं अपनी बात को, लेकिन यह बात मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। भगवान के आदेश पर उसे भीम पकड़कर लाते हैं और उसे मृत्यु दंड देने लगते हैं। क्या आप कल्पना करेंगे उसे किसने रोका?
उसे द्रौपदी ने रोका और क्या कहा इस बात पर एक एक श्रोता अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करेगा, अपनी संवेदनशीलता को व्यक्त करेगा। वो कहते हैं मुच्यताम मुच्यताम एशाम, भीम से कहा मुच्यताम मुच्यताम एशाम ब्राह्मणम नितराम गुरु। भीम आप इसे मारो मत, ये गुरुदेव का बेटा है। क्या कोई मां ऐसी हो सकती है संसार में जिसके पुत्रों को काट दिया गया हो? अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। कहने के लिए बहुत बहुत कुछ है। कहा जा सकता है कि वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, सूक्तों में, कल्पों में नारी को सदैव सम्मानित किया गया, सदैव उन्हें उच्चतर शिखर पर रखा गया। आज भी वो हैं, केवल हमारी मान्यताएं बदलने की आवश्यकता है। मैं आप सभी मातृ स्वरूपा शक्तियों को प्रणाम करता हूं, अनंत शुभकामनाएं देता हूं। अपनी एक छोटी सी रचना लगभग आधे मिनट की मैं आपको सुनाता हूं। मुझे लगेगा कि मैंने यहां आना मेरा और बोलना मेरा सार्थक हुआ है। मां मातृ स्वरूपा जो यहां उपस्थित हैं, मां प्रकृति की गोद हैं। मैंने नारी को जिस दृष्टि से देखा, आदरणीय इना जी आपको समर्पित करता हूं, आप मातृ स्वरूप आज सबको समर्पित करता हूं। और एक एक पंक्ति सुनना ध्यान से। मैं ऐसे आपने मुझे बोलते हुए नहीं देखा होगा। मैं एक आत्मस्थ भाव में रहता हूं, मैं अपने ऊपर हंसता हूं और ऐसे ऐसे कौतुक मैं करता हूं। लोग मुझे इस रूप में जानते नहीं हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मां प्रकृति की गोद है। वो नारी स्वरूपा दीक्षिता जी आपको समर्पित करता हूं, पूर्वा बेटा आपको समर्पित करता हूं। मां प्रकृति की गोद है, गर्माहट है, पक्षियों का कलरव है, कुहुक है, चहचाहट है, चंद्रमा की कला है, किरण है, भोर की प्रथम आहट है और सही अर्थों में मां साक्षात परमेश्वर की मुस्कुराहट है। नारी के लिए कहना चाहूंगा, मां के लिए, मां श्रम में किसान है। वो इतना परिश्रम करती है, मां हो चाहे बेटी हो या बहन हो। मां श्रम में किसान है, विचार में ज्ञान है, विस्तार में विज्ञान है और शरीर में प्राण है। और अंतिम पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। मां घर में लक्ष्मी के चरण हैं। मां घर में लक्ष्मी के चरण हैं, सिद्धांतों की कौमुदी और जीवन का व्याकरण है। सही अर्थों में मां भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा का अवतरण है, गंगा का अवतरण है, गंगा। बहुत बहुत आभार आपका। और सबसे अधिक मैं आज मैं नाम लेना चाहूँगा, आदरणीय कंदोई साहब हमारे बीच नहीं पधारे, वो उनकी व्यस्तता की वजह से, लेकिन आपने हमें जो सहयोग दिया, ये दिव्य भव्य और नव्य ये जो प्रेक्षागृह आपने दिया, मैं अनंत आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। संस्कृत अकादमी की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम और महिला दिवस की अनंत 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 शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद हम अब इस बारे में क्या बोलें। अतिथि ऐसे कहाँ सबको हैं उपलब्ध, मुदित हुई सारी फिजा, बदल गया प्रारब्ध। धन्य सभासद हो गए, धन्य हो गया मंच, सफल हुआ कार्यक्रम, सफल निहित उद्देश्य। गुणकारी सोबत मिली, गुणकारी उपदेश, आभार हम आपका करते हैं, आप आए श्री विशेष। और इसी के साथ सूरज के समान चमकती हमारे बीच में बैठी कुलपति श्रीमती ईना जी शास्त्री को मैं आमंत्रित करूंगी, वो मंच पर आएं और अध्यक्षीय उद्बोधन दें। शरद ऋतु सी धूप सरीखी, शरद ऋतु सी धूप सरीखी, बसंत पुष्प सी प्यारी है, मातृभूमि हित शहीद जने जो, मत भूलो वो नारी है। माना पुरुष शक्तिशाली हैं, माना पुरुष शक्तिशाली हैं, करना उसका गर्व सही, यह मत भूलो शक्ति माँ ही महिषासुर का काल रही। राम यदि पुरुषोत्तम बन गए, राम यदि पुरुषोत्तम बन गए तो सीता श्रेय की अधिकारी है। मातृभूमि हित शहीद जने जो, मत भूलो वो नारी है। आप सबके धैर्य की बहुत परीक्षा हो गई है और सबसे अंत में मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं महाकवि माघ महोत्सव के अंतर्गत राजस्थान संस्कृत अकादमी, कला एवं संस्कृति विभाग एवं विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में
आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित विदुषी महिलाएं, मुनीश जी चली गई हैं यहाँ से, पर मुनीश गुजर जी, श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी, श्रीमती करिश्मा हाड़ा जी, मंचासीन सभी विद्वान जन, जीआईटी के प्रशासनिक अधिकारी, स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी, और मैं आभारी हूँ संजय जी की कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनके भी मैं आभारी हूँ, और संजय जी की खास तौर पे आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया, और इस कार्यक्रम से जुड़कर मैं स्वयं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज की संगोष्ठी का जो विषय चयन है वह बहुत ही अनुकूल है। संस्कृति संस्कार के आलोक में नारी की सार्वभौमिक सत्ता, महत्ता और गुणवत्ता ये सर्वत्र दिखाई देती है। कारण स्त्री है तो सृष्टि है, सृष्टि है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो संस्कार हैं, और ये संस्कार ही हमारे जीवन का आधार हैं। भारत देश की गौरवशाली परंपरा रही है और उसके बहुत से कारण भी हैं, जैसे देव, मंदिर, गंगा जी, तीर्थ, साधु संत, गुरु शिष्य परंपरा, करुणा, परोपकार इत्यादि विषयों में भारत गौरव का अनुभव करता है, तथा वह गौरव हम लोग भी अनुभव करते हैं। किंतु सभी का मूल देखा जाए तो एक ही सर्वप्रधान जो कारण है वो है गौरवमयी महिमापूर्ण संस्कृति और संस्कृत भाषा। इस भाषा के ग्रंथ वैभव से भारत देश का वैभव विश्व के फलक पर सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है। ऐसी संस्कृत भाषा के हम सभी उपासक हैं। हमारे जीवन का परम सौभाग्य है कि सभी संस्कारों एवं मूल्यों का संरक्षण जो है वो संस्कृत के द्वारा ही किया जाता है। संस्कृत विश्व की सर्वाचीन, परिपक्व और सुदृढ़ एवं वैज्ञानिक भाषा है। यह संस्कार की भाषा है, इसी से संस्कृति भी पोषित है। इसीलिए श्री ड्यूबोई जी ने भी इसे आधुनिक यूरोपीय भाषाओं की जननी कहा है। श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी ने इसे किसी विशेष जाति वर्ग की भाषा नहीं कहा है। उनके अनुसार संस्कृत तो प्रत्येक भारतीय की भाषा है। अब बात करते हैं संस्कृति की, तो ये संस्कृत से अलग न होकर उसकी ही भाव संज्ञा है। हिंदी शब्द सागर में संस्कृति शब्द के जो अर्थ दिए गए हैं वे सभी शारीरिक, मानसिक संस्कार के सूचक हैं। संस्कृति वह है वो आंतरिक परिष्कार का बोध कराती है, अर्थात मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धि, और भारतीय संस्कृति की अनुपम विशेषता संस्कार हैं। संस्कृति साध्य है और संस्कार साधन है। हमारे देश में संस्कारों का प्रचलन वैदिक काल से ही ऋग्वेद के समय से देखने को मिलता है, और आप सभी उन संस्कारों से परिचित भी हैं। हमारी भारतीय संस्कृति और काव्य रचना की दृष्टि से स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतियोगी नहीं हैं। इसलिए स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना जाता है। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री एवं पुरुष एक ही विराट पुरुष के आधे आधे भाग से उत्पन्न हुए हैं। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता की दृष्टि से उस विराट पुरुष के दो भाग समान हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ऋग्वेद संहिता में कितनी स्त्रियों के नाम, हम बहुत कम स्त्रियों के से परिचित हैं। ऋग्वेद संहिता में रोमशा, लोपामुद्रा, विश्वारा, शाश्वती, अपाला, सिक्ता, नीनावरी, श्रीखंडिनी, काश्यपी, यमी, वाक, वाकुपत्नी, घोषा, अगस्त स्वसा, अदिति, सूर्या, सावित्री, उर्वशी, दक्षिणा, शर्मा, जुहू, रात्रि इत्यादि इत्यादि बहुत लंबी नामों की लिस्ट है, पर इनमें से हम शायद बहुत कतिपय नामों को ही जानते हैं। यहाँ तक कि वेद मंत्रों की दृष्टि से जो ऋषिकाएँ मानी गई हैं, इससे स्पष्ट होता है कि न केवल आधुनिक काल में बल्कि आदिकाल से ही स्त्री पुरुष के समान काव्य रचना करती रही हैं। ऋषि वात्स्यायन, कात्यायन, कवि राजशेखर जी ने स्पष्ट रूप से स्त्रियों को पुरुष के बराबर कवि स्वीकार किया है। मीमांसा दर्शन में भी यही बात लिखी है कि स्त्रियों में तीव्र बुद्धि पाई जाती है। कुमार संभव में महाकवि कालिदास ने एक स्थान पर वर्णन भी किया है कि भगवान शंकर ने
सप्तऋषियों के साथ अरुंधति को उनके समान ही आदर दिया, क्योंकि महान लोग स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते, वे तो केवल उनके चरित्र को महत्व देते हैं। मैं पुनः ये बात दोहराना चाहती हूँ कि संस्कृति संस्कार के आलोक में नारी की सार्वभौमिक सत्ता, गुणवत्ता एवं महत्ता सर्वत्र दिखाई पड़ती है, क्योंकि स्त्री है तो सृष्टि है, सृष्टि है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो संस्कार हैं, और ये संस्कार ही जीवन का आधार है। स्त्री का माँ होना व्यष्टि से समष्टि की ओर जाना है, सर्वस्व की साधना है। मनुस्मृति में कहा गया है कि उपनयन यानी जनेऊ संस्कार के समय गायत्री मंत्र देने वाले उपाध्याय से 10 गुना महत्व विद्या देने वाले आचार्य का है, और 100 आचार्यों के समान पिता महत्वपूर्ण है, और 1000 पिताओं से बढ़कर माता की महत्ता मानी गई है, क्योंकि एक शिक्षित नारी ही शिक्षित परिवार का निर्माण करती है। शिक्षित परिवार से मिलकर शिक्षित समाज और फिर सुदृढ़ राष्ट्र बनता है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी महिषासुर, शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ और रक्तबीज जैसे राक्षसों का संहार करने के लिए शक्ति रूपी नारी की रचना की थी, शक्ति रूपी देवी की रचना की थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे नारी का ही हाथ होता है, क्योंकि नारी ही नर की शक्ति है। वह माँ, बहन, बेटी, पत्नी के रूप में समर्पित रहती है। इतनी विशिष्टताओं से युक्त श्रद्धेय होने के बावजूद भी नारी श्रद्धालुओं से वंचित है। किसी भी समाज के विकास स्तर को समझने के लिए उसमें नारी की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। उसका पुत्री, पत्नी तथा माता के रूप में महत्व है, क्योंकि पत्नी के रूप में वह परिवार का संचालन करती है, माता के रूप में वह सृष्टा है, लेकिन जो हमारा समाज है वो पितृप्रधान समाज माना जाता है, और पुत्र का पुत्री की अपेक्षा अधिक महत्व है। हिंदू घाटी सभ्यता में नारी की पूजा काफ़ी प्रसिद्ध थी। जैसे कि ज्योति जी ने भी कहा था, वैदिक युग में पुत्री के जन्म पर दुखी होने का उल्लेख नहीं है, परंतु पुत्र की इच्छा करना स्वाभाविक था। 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय जो है वो अस्थिरता का समय था। इसी सदी के बाद समाज में स्त्रियों की जो दशा है वो थोड़ी पतन की ओर गई थी, या पतन की ओर जाने लगी थी। मुझे यहाँ विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी इन तथ्यों से भली भांति परिचित हैं। अगर हम स्त्रियों की बात करें और हिंदू स्त्रियों की बात करें तो मीराबाई, रानी दुर्गावती, ताराबाई अपने समय की प्रसिद्ध हिंदू महिलाएं थीं। मीराबाई ने भक्ति के क्षेत्र में तथा रानी दुर्गावती, ताराबाई, लक्ष्मीबाई और जीजाबाई ने सामाजिक तथा सैनिक क्षेत्रों में नाम कमाया था। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा से हुमायूं की जीवनी लिख नाम कमाया। नवजागरण काल में कई सुधार आंदोलन चले, जिसमें स्त्रियों की समस्या का समाधान किया गया। भारतीय नारी जागरण के संदर्भ में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर जी, इनका जो योगदान है बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी, ईश्वरचंद विद्यासागर जी आदि ने तो सती प्रथा के विरुद्ध तथा विधवा विवाह के पक्ष में योगदान दिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी अनेक महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनमें रानी लक्ष्मीबाई, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी तथा कस्तूरबा गांधी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। गांधी जी तो स्त्री को अबला कहना स्त्री का अपमान मानते थे कि स्त्री तो सशक्त है, उसको सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही शक्ति स्वरूपा है। नारी लोक पर्व और तीज त्योहारों के माध्यम से संस्कृति एवं संस्कार को जीवंतता प्रदान करती है। हम देखते हैं कि जितने भी तीज त्योहार और संस्कार होते हैं उनमें सभी में महिलाओं की भागीदारिता रहती है, और शायद वो तीज त्योहार और संस्कृति इसलिए जीवंत है क्योंकि महिलाएं ही उनको आयोजित करती हैं। तो महिलाओं का इस रूप में योगदान बहुत ही अतुलनीय है। तीज त्योहार में गौरी शंकर की पूजा अर्चना के साथ शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप से भारतीय संस्कृति को उजागर एवं उसकी गुणवत्ता व सार्वभौमिकता को स्थिरता प्रदान करती है। इस प्रकार संस्कृति संस्कार के आलोक में नारी की सार्वभौमिक सत्ता, महत्ता और गुणवत्ता सर्वत्र तीनों कालों में अबाधित रूप से दृष्टिगोचर होती है। उदाहरण के तौर पर, चूंकि मैं वनस्थली विद्यापीठ से हूँ,
तो मैं वहाँ का उदाहरण देना चाहूँगी कि वनस्थली विद्यापीठ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था है, जहाँ एक और नारी वायुयान उड़ाती है, वहीं दूसरी ओर पाक कला में भी अत्यंत दक्ष है तथा गृह विज्ञान में भी अति निपुण है। देववाणी संस्कृत में मंत्रोच्चार कर अपनी भारतीय संस्कृति को जीवित रखने हेतु खादी के वस्त्रों को अपने परिधान के रूप में धारण कर अपनी संस्कृति एवं संस्थान के प्रति सहज निष्ठा एवं भक्ति को, सार्वभौमिकता, सत्ता को प्रदर्शित करती है। जहां वनस्थली विद्यापीठ की वीरांगना क्रीड़ा के क्षेत्र में अव्वल स्थान प्राप्त करती है, वहीं दूसरी ओर कंप्यूटर एवं तकनीकी के क्षेत्र में भी अपनी गुणवत्ता को सिद्ध करती है। वनस्थली विद्यापीठ संस्कृति संस्कार के आलोक में नारी को पंचमुखी शिक्षा प्रदान करता है, जिससे उसकी सार्वभौमिकता एवं गुणवत्ता को विश्व फलक पर अपनी अमिट छाप मिली है। इस कविता में संस्कृति संस्कार के आलोक में नारी की सार्वभौमिक सत्ता, महत्ता और गुणवत्ता तीनों ही धाराओं की त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती की तरह शोभायमान है, जो कि वनस्थली के ऊपर ही लिखी है। जब संजय जी का आया समाचार तो उसके उपलक्ष्य में लिखी थी। वनस्थली पंचमुखी शिक्षा प्रदायनीयम, करुणादायनीयम, ममतादायनीयम, विवेकदायनीयम, प्रेरणादायनीयम, सत्कर्मदायनीयम, स्नेहदायनीयम, सद्गुणदायनीयम, परम सुखदायनीयम, समताभावदायनीयम, ज्ञानदायनीयम, संगीत नृत्य शिक्षादायनीयम, संगणक यंत्र प्रशिक्षणादायनीयम, वसुधैव कुटुंबकस्य भावना प्रदायनीयम, सेवा भाव प्रदायनीयम, अश्वारोही शिक्षा प्रदायनीयम, आशु कविता प्रेरणादायनीयम, तैराकी कलादायनीयम, चित्रकलादायनीयम, वायुयान संचालन शिक्षणदायनीयम, खड्गासीवार ज्ञानदायनीयम, वनस्थली पंचमुखी शिक्षा प्रदायनीयम। महिलाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान जो है वो आयोगों और फाइलों एवं योजना नहीं निकल सकता जब तक स्त्रियां स्वयं अपनी शक्ति, सामर्थ्य और योग्यता, क्षमता व अस्तित्व को नहीं पहचानेंगी। तब तक कोई समाज उनको सशक्त नहीं मानेगा। सच्चाई यही है कि सशक्त स्त्री ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, और सशक्त राष्ट्र निर्माण हेतु स्त्रियों को स्वयं आगे आना होगा। तभी भारतीय नारी की कहानी आंचल में दूध और आंखों में पानी से उठकर कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स की तरह नभ में उड़ान भरनी होगी। अंत में इन पंक्तियों के साथ अपने विराम देती हूँ। बन रजिया या इंदिरा गांधी, बन रजिया ये भी स्वयं ही लिखी है, बन रजिया या इंदिरा गांधी सारा देश चला सकती हो, बन रजिया या इंदिरा गांधी सारा देश चला सकती हो, कल्पना चावला के सपनों को तुम साकार करा सकती हो, कल्पना चावला के सपनों को तुम साकार करा सकती हो, अखिल विश्व के शीर्ष पदों पर अपना परचम फहराओ तुम, अखिल विश्व के शीर्ष पदों पर अपना परचम फहराओ तुम, हो वीरांगना भारत भू की, हो वीरांगना भारत भू की, मत अबला कहलाओ तुम। आंखों में जो बुने हैं सपने, आंखों में जो बुने हैं सपने, सच करके दिखलाओ तुम, हो वीरांगना भारत भू की, मत अबला कहलाओ तुम, मत अबला कहलाओ तुम। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जीआईटी के एक स्टूडेंट दिव्यांश देवानी से धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले तो सुप्रभात से आफ्टरनून हो गई है, तो सभी को गुड आफ्टरनून। आज के एक कार्यक्रम का थोड़ा सा सार लिखा है मैंने मेरी एक रचना में। तो सबसे पहले आप सभी अतिथियों के चरणों में सर रखता हूँ, और सर्वप्रथम हमारे प्रिंसिपल सर और हमारी एचओडी मैम सुशीला मैम के कदमों में सर रखकर मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले महिला दिवस की गई तैयारी, सबसे पहले महिला दिवस की गई तैयारी, आप सभी के आने की सूचना दी गई सारी, आप सभी के आने की सूचना दी गई सारी। उसके बाद तिलक सत्कार से द्वार पर हुआ स्वागत, उसके बाद तिलक सत्कार से द्वार पर हुआ स्वागत। हमारे टीचर्स ने सिखाई थी हमको आओ भगत, हमारे टीचर्स ने सिखाई थी हमको आओ भगत। फिर सभी अतिथियों का माल्यार्पण से हुआ सम्मान, फिर सभी अतिथियों का माल्यार्पण से हुआ मान सम्मान। अतिथि का स्वागत है हमारी आन बान और शान। फिर पंकज जी ओझा सर ने कृष्णा की एक कहानी से हमें उद्बोधित किया, युवा महिलाओं और सभी को बड़ा ही सुंदर ज्ञान प्रस्तुत किया।
फिर पूर्वा भट्ट मैम ने हमें महिला और संस्कृति के बीच की ट्यूनिंग समझाई। फिर पूर्वा भट्ट मैम ने हमें महिला और संस्कृति के बीच की ट्यूनिंग समझाई, हमें आज के दिवस की बहुत सारी बातें बताई। फिर सुशीला महिला मैम ने जीआईटी का परिचय दिया, हमारे अचीवमेंट्स और स्ट्रक्चर सबको अवगत किया। फिर कृष्णा जी हाड़ा मैम ने हमें शिव शव से महिला दिवस का कॉन्सेप्ट समझाया, सबसे महिला के बिना राष्ट्र नहीं और संकल्प का आग्रह करवाया। फिर ज्योति खंडेलवाल जी मैम ने हमें उद्बोधन में वर्तमान, भूतकाल, संस्कृति, सीताराम, त्याग, इन सब बातों से वार्तालाप किया। ऐसे ही नहीं हम सब में जोश भरकर अपने स्थान पर प्रस्थान किया। फिर संजय झाला सर ने मुंह से क्या बात है बोलने वाला उद्बोधन दिया, हमें कई श्लोक, कई बातें और अपनी एक सुंदर रचना से सुशोभित किया। फिर ईना शास्त्री मैम ने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान शंकर का पाठ नारी दिवस से समझाया और हमें संस्कार सत्कार और कई बातों से नारी दिवस का पाठ पढ़ाया। अब किसी अतिथि का अगर नाम रह गया हो तो उनके लिए कुछ रचना है। जिसका पथ पर स्नेह मिला सभी का साधुवाद करता हूँ। जिसका इस पथ पर स्नेह मिला सभी का साधुवाद करता हूँ। मुझे मंच पर मौका देने के लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया इस बालक ने, आके मुझे बोला मैम मैंने एक कविता लिखी है, अभी लिखी है रैंडमली, तो मैंने कहा ज़रूर धन्यवाद ज्ञापन आप ही दें, और मैंने इनको देवांश जी को आमंत्रित किया। बहुत बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों के साथ देवांश जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगी, बहुत सुंदर कविता लिखी है। इसी के साथ हम उद्घाटन सत्र का यहाँ समापन करते हैं।